हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग खरीफ क्रॉप में अपना एक न्यू क्रॉप स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पर्ल मिलेट कल्टीवेशन। पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वो होता है पेनिस्टाटम ग्लेशिकम। स्पीशीज़ यहाँ इसलिए लिखा है कि पेनिस्टाटम की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ है, तो पेनिस्टाटम स्पीशीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेम जिसको हम वर्निकुलर नेम भी कहते हैं, तो वो क्या है पर्ल मिलेट के? तो इम्पॉर्टेंट में आ जाते हैं बाजरा, कम्बू, सालजू, पाइक मिलेट, पर्ल मिलेट। ओरिजिन, तो इसका मेन ओरिजिन अफ्रीका माना गया है, फ्रॉम वेयर इट इज स्प्रेड टू इंडिया। ऑप्टिमम रेनफॉल की बात करें तो पर्ल मिलेट को 400 से 750 mm ऑप्टिमम रेनफॉल चाहिए होती है। सॉइल, तो लोमी सैंड टू लोमी सॉइल, दैट शुड बी वेल ड्रेन, नॉन स्लाइम एंड नॉन एल्केलाइन। ठीक है, फिर आते हैं बात जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पर्ल मिलेट जो है वो मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो किया जाता है। ठीक है, वाइडली जो है ये अफ्रीका और एशिया में ग्रो किया जाता है। अगर हम मतलब ना विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका और एशिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। जैसे कि एशिया में कंट्रीज आ गई इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सदर्न। और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में हर जगह ग्रो किया जाता है एक्सेप्ट some areas where high rainfall occur, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इन विच एरिया पर्ल मिलेट इज ग्रोन एंड द ऑप्शन विल बी असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड हरियाणा। तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणा, क्योंकि ना असम में, ना वेस्ट बंगाल में और ना उड़ीसा में हमारा पर्ल मिलेट ग्रो करता है। हाई रेनफॉल एरियाज में पर्ल मिलेट ग्रो ही नहीं करता है। ये ड्रॉप रेजिस्टेंस वैरायटी है, इसको एक्सेस रेनफॉल में इसकी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। ये हो गया ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो पर्ल मिलेट इज वन ऑफ द पर्ल मिलेट इज वन ऑफ द मेजर कोर्स ग्रेन क्रॉप एंड इज कंसिडर्ड टू बी पुअर्स मैन फूड। ठीक है, ये मैंने एक आपका लास्ट वीडियो बनाया था ना, लास्ट टू लास्ट शायद, जिसमें हमने बात की थी कि स्पेशल क्रॉप्स या क्रॉप विद स्पेशल नेम। तो उसमें हमने बात की थी कि पुअर्स मैन फूड क्या होता है, तो आंसर था पर्ल मिलेट। पुअर्स मैन एप्पल कौन सा है? तो आंसर था पियर, गुआवा। इन दोनों में से कोई एक था, बताइएगा क्या था। ठीक है, तो पुअर्स मैन फूड किसको कहते हैं? पर्ल मिलेट को कहते हैं, क्योंकि ये इजीली ग्रो किया जा सकता है नॉर्मल पुअर मैन के थ्रू भी, और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है एडवांस टूल्स वगैरह की, और इजीली ग्रो हो जाता है। और इसे जो है एज अ रोटी और चपाती के फॉर्म में खाया जाता है। प्लस जितने भी कैटल्स वगैरह के लिए जो ग्रीन फॉडर बनता है या हे बनता है, वो इसके स्ट्रॉ से जितना जो रिमेनिंग होता है स्टॉक, उससे भी बनाया जा सकता है इसीलिए। ठीक है, इट इज़ स्टेपल फूड इन शॉर्ट पीरियड इन रिलेटिवली ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ये मैंने आपको बात बोली थी ना, इट इज़ मोस्ट ड्राफ्ट टॉलरेंट अमंग सीरियल्स एंड मिलेट्स। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ग्रेन ऑफ पर्ल मिलेट इज सुपीरियर इन न्यूट्रिशन वैल्यू टू सोरगम बट इंफीरियर इन फीडिंग वैल्यू। ठीक, ग्रेन्स की अगर इसमें परसेंटेज में बात करें तो इसमें 12.4% मॉइस्चर अवेलेबल है, प्रोटीन इसमें 11.6% है, फैट 5%, कार्बोहाइड्रेट 67% और मिनरल्स 2.7% अवेलेबल है इसमें। ठीक है, इस वजह से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो तो सॉर्गम से ज़्यादा है, बट फीडिंग वैल्यू जो है वो उससे कम है। पर्ल मिलेट ग्रेन्स आर ईटन, मैंने आपको बताया था कि उसको राइस और चपाती की तरह भी खाया जा सकता है। प्लस जितनी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है या कैटल होती है उनके लिए ऐसा ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर यूज़ किया जाता है। ये देखिए ऐसे होता है पर्ल मिलेट का कॉर्न। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारी वेराइटीज़। तो कुछ एग्जांपल, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है पूसा 322। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ पर्ल मिलेट। तो ऑप्शन में था पूसा 322, ठीक है, 322, तो ये इसका आंसर था। तो इसकी कुछ वेराइटीज़ होती है, स्पेशल वेराइटीज़ जो होती है किसी भी क्रॉप की, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, पूसा 322 या 322, CO7, COCU9, X7, ICMV 221, ठीक है, 221।
फिर हम बात करते हैं नर्सरी प्रिपरेशन की ना। बात क्या करते हैं हम, अभी जितनी सारी क्रॉप्स हमने इतनी करी, सब में हम यही कर रहे हैं। अगर ट्रांसप्लांटिंग होनी है तो नर्सरी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब नर्सरी प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो वही हम एक सोचेंगे कि क्या हमें एरिया लेना है, उसके बाद हम उसमें ग्रो मतलब उसके बाद उसको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सीड बेड बनाएंगे, उसमें चैनल्स बनाएंगे, फिर इरिगेशन का इंतज़ाम करेंगे कैसे करना है नियर बाय एरिया में, वाटर सोर्स के नियर बाय हम अपना नर्सरी बेड प्रिपेयर करने की प्लानिंग कर देंगे पूरी स्पेसिंग वगैरह से। फिर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी सीड, तो सीड रेट देखेंगे, उसके बाद उसको जो सो करेंगे उससे पहले हम करेंगे उसका सीड ट्रीटमेंट, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह सीड में ना लगा हो या सीड इन्फेक्शन बोर्न ना हो। फिर ट्रीटमेंट करके जब उसको हम सीड को सो कर देंगे तो हम देखेंगे कैसे सो करना है। उसके बाद उसमें वाटर मैनेजमेंट देखेंगे और वीड मैनेजमेंट देखते हैं। प्लस हम उसमें FYM या फिर फर्टिलाइज़र जो भी एजोफॉस वगैरह हमें देना होता है वो हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में देना है। फिर ट्रांसप्लांटिंग पीरियड तक उसको रहने देते हैं और फिर हम मेन फील्ड पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो अभी पहले हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले नर्सरी प्रिपरेशन। तो वही नर्सरी प्रिपेयर करने हमें 1 हेक्टर मेन फील्ड के लिए हम लैंड लेंगे 7.5 सेंट्स, ठीक है। उसको अच्छे से प्लो कर देंगे जब तक उसमें फाइन टिल्थ ना मिल जाए। उसके बाद जब हम प्लो कर रहे होंगे उस टाइम हम उसमें 750 kg FIM या फिर कंपोस्ट डाल देंगे प्लोइंग के टाइम पे। और जब सीड उसमें डाल देंगे तब उसको कवर करने के लिए हम लोग 500 kg FIM और यूज़ करेंगे, ठीक, फार्म यार्ड मैन्योर इन ईच। और हम क्या करेंगे, हमने 7.5 सेंट डिसाइड कर लिया कि इतना हमें लैंड लेना है 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी बनाने के लिए। तो जितना हमने सेंट लिया उसे हम 6 पार्ट्स में 6 प्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। हर एक प्लॉट जो है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हर एक प्लॉट जो है वो 3 मीटर और 0.5 मीटर का एक मेजरमेंट के हिसाब से बनेगा। 6 प्लॉट्स बनेंगे और उनके हर प्लॉट के बीच में चैनल बनेगा जिसका 30 सेंटीमीटर का हम उसकी गैप छोड़ेंगे, जिसकी डेप्थ जो है 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इन ईच सेंट मार्क 6 plots of size 3 meter to 1.5 meter with 30 centimeter channel and all around to depth of 15 centimeter। जितना भी आपने सॉइल इवैक्यूएट किया है, वो जो आपने चैनल बनाया उससे, उस सॉइल को आप अपने सीड बेड पे अच्छे से डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, ताकि आपका सीड बेड थोड़ा लेवल हो जाए, उठ जाए ज़मीन पर से। फिर अब करेंगे हम सीड ट्रीटमेंट। अब सीड ट्रीटमेंट इसमें किस डिजीज़ से बचाने के लिए कर रहे हैं, तो एर्गोट और स्क्लेरोइटा जो होता है, ये 2 से बचाने के लिए, प्राइमरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम लेंगे 1 किलो कॉमन सॉल्ट, उसे 10 लीटर वाटर में मिक्स करेंगे, 1:10 का रेशियो में लेंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl जो आपका होता है, 1 kg NaCl लिया, उसे 10 लीटर वाटर में हमने मिक्स किया, हमारा एक सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जितने भी सीड्स थी हमारी, उन सबको हम डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लाएंगे। तो कुछ देर बाद आप क्या देखिएगा कि जो भी अच्छी हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और जितनी भी शैलो सीड्स होंगी या जिनमें एर्गोट या स्क्लेरोइटा इफेक्टेड सीड्स होंगी वो ऊपर फ्लोट करने लगेगी। आप कुछ देर बाद उन सब फ्लोटेड जो सीड्स होंगी वो ख़राब हैं, उनको हटा दीजिएगा। उसके बाद बचेगा आपका फिर आपका बचेगा जो मेन सीड्स हैं, उनको आप निकाल लीजिए और उसे 2-3 बार आप जो है अच्छे से फ्रेश वाटर में धोइए, ताकि उसमें से सॉल्ट जो है वो निकल जाए। और फिर उसे आप शेड में रख दीजिए ड्राई होने के लिए। अब आप उसे सनलाइट में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि शेड में ड्राई करने के लिए सीड को जब हम रखते हैं तो उसमें जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, ठीक है। जो उसका नेसेसरी मॉइस्चर जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए वो रह जाता है। वही अगर आप उसे सनलाइट में ड्राई करने दीजिएगा तो वो भी आपका हो जाएगा गायब, ठीक है। तो इसलिए हम इसे किस में, शेड में ड्राई करेंगे। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट जो है, हम एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी कैसे बनाते हैं, तो 6 पैकेट एजोफॉस डाल देते हैं, या अगर एजोफॉस अवेलेबल नहीं होता है तो 3 पैकेट एजोस्पेरुलम लेते हैं और 3 पैकेट्स फॉस्फोबैक्टीरिया लेते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं, एक स्लरी बना लेते हैं, उसमें सीड को डिप करते हैं 15 से 30 मिनट्स के लिए, ठीक। ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम कर जाता है वो। फिर उस एक और जो हमने अलग पढ़ने वाले हैं इसमें नया, तो शूट फ्लाई का जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सीड बेड के ऊपर करेंगे। ये तो भी सीड लिंक पे कर रहे थे, हम सीड्स पे कर रहे थे, ये नर्सरी का जो बेड होगा ना उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 4810G
180 ग्राम ले लेंगे, या फिर कार्बोफ्यूरान ले लेंगे 3G 600 ग्राम। उसे मिक्स करेंगे 2 किलो मॉइस्ट सैंड के साथ, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसको पूरे जो ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्टिंग वाले वे में स्प्रेड कर देंगे पूरा अपने सीड बेड के ऊपर। 2 सेंटीमीटर की उसकी लेयर बन जाएगी। और जब हम इसमें सीडलिंग डालेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी सीडलिंग को, किससे? शूट फ्लाई इन्फेक्शन से। ठीक, अब हमारा सीड ट्रीटमेंट हो ही चुका है, हम सीड को निकालेंगे और उसे सो करेंगे। सो कैसे करना है? तो हम 1-1 सेंटीमीटर का वो बनाएंगे सो करने के लिए रिल्स, लेकिन उसे अपने फिंगर से बनाएंगे। हमें ड्रिलर यूज़ करने की ज़्यादा स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। उसमें जो हमारा सीड रेट है उसके हिसाब से सो कर देंगे। वही अगर वो जो लैंड है शूट फ्लाई एंडेमिक एरिया है, तो अच्छी उसका सीड रेट हम लोग बढ़ा देंगे। जो हमारी अच्छी सीड्स हैं उनका सीड रेट थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक, अब सीड को जब सो कर दिया तो उसके बाद उसके ऊपर 500 kg FIM या फिर कंपोस्ट जो है स्प्रेड कर देंगे, ताकि हमारे सीड जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाए। अब सीड को भी कवर कर दिया तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? इरिगेशन। तो इरिगेशन यहाँ कैसे करना है? हमने क्या बनाए थे, हमारा जो 7.5 सेंट का हमारा एरिया था उसमें हमने 6 प्लॉट्स बनाए थे। उन हर एक प्लॉट में एक इनलेट होगा वाटर के लिए, उसको हम अलाउ करेंगे, वाटर चैनल्स तक आएगा उस इनलेट्स पे। फिर चैनल में जैसे ही वाटर भर जाएगा उसे हम टर्न ऑफ कर देंगे, ताकि हमारी सीडलिंग जो है मतलब जो हमारा रेस्ड बेड है सीड बेड, वो अच्छे से वेट हो जाए। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि सीडलिंग को नर्सरी में 18 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, होता क्या है, अगर आप सीडलिंग है उसका जो ट्रांसप्लांटिंग पीरियड होता है उसके बाद अगर उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं या नर्सरी में उतनी देर तक उसे छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम तक, तो उसकी जो यील्ड होती है या उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होना होता है मेन फील्ड में, उसका रेट जो होता है वो कम हो जाता है। उसकी यील्ड जो है उतनी अच्छी नहीं आती जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसकी टाइमिंग होती है उसी टाइम पे हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो अगर हम पर्ल मिलेट की बात करें तो इसमें हमें नर्सरी में 18 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। 18 दिन के बाद हमें उसे ट्रांसप्लांट कर लेना है। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली थी कि जो नर्सरी है उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होने चाहिए। वो जो पानी की कमी की वजह से क्रैक्स हो जाती है ना सॉइल में, वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप अपने इरिगेशन का शेड्यूलिंग जो है वो अपने हिसाब से इन द सेंस कि आपका वेदर कैसा है, आपका सॉइल का उस टाइम पे क्या क्वालिटी है, क्या उसकी कंडीशन है, और आपके पास कितनी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, इनके हिसाब से इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप अपना इरिगेशन शेड्यूल डिसाइड करिए। ठीक, फिर अब वहाँ तो वो रेडी हो रहा है, अब हम तब तक मेन फील्ड तैयार कर लेते हैं। तो मेन फील्ड कैसे तैयार करेंगे? हम करेंगे प्लो करेंगे आयरन प्लोट से ट्वाइस या फिर कॉन्ट्री प्लोट से ट्वाइस करेंगे, ताकि एक सॉइल जो है फाइन टेंथ पे आ जाए। इसके अलावा अगर आपकी सॉइल में हार्ड पैन फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है तो आप सॉइल की चिजलिंग करेंगे। कैसे? तो चिजल प्लो एट 0.5 मीटर इंटरवल, पहले एक डायरेक्शन में और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब पहले मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में किया, ठीक, नेक्स्ट टाइम आप इस डायरेक्शन में कीजिएगा। परपेंडिकुलर है ना इससे 90 डिग्री का, ऐसे इस टाइप से। मतलब एक बार इस डायरेक्शन में किया तो नेक्स्ट टाइम आप इस डायरेक्शन में कीजिएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रीवियस वन के। और इसे आपको हर 3 साल पे एक बार करना होता है, ताकि आपकी सॉइल जो है उसकी कंडीशन बेटर हो सके। फिर उसमें हम अप्लाई करेंगे फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करना है? तो जो आपको सॉइल टेस्ट से जो रिकमेंडेशन आएगी उसके हिसाब से आपको NPK रेशियो डिसाइड कर, मतलब NPK जो है उसका एप्लीकेशन करना है। मेनली जो देखा जाता है तो उसका रेशियो क्या होता है? 70:35:35। 70 नाइट्रोजन ये केजी पे है, 35 फॉस्फोरस एंड 35 पोटेशियम। इस रेशियो में हम यूज़ करते हैं NPK को। अगर आपकी हाइब्रिड वेराइटी है तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना होता है, 80:40:40 हो जाता है आपका सीड रेट, सॉरी ये रेशियो NPK रेशियो हाइब्रिड वेराइटी के लिए। ठीक, इस वेराइटी मतलब इस रेशियो में आपको अपना NPK फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, जिसमें आपको नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट्स में बांटना है, 3 हिस्से में कर देना और फिर बांटना है। कितने? 25, 50, 25 के रेशियो में। पहले 25 kg जो है बेसल पर डालिएगा, फिर 50 kg 15 दिन बाद और फिर 30 kg 15 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। ठीक, और फॉस्फोरस पोटेशियम जो है वो स्टार्टिंग में ही बेसिकली पूरा देना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को बांट के देना होता है।
और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो 25 kg ZnSO4 दे सकते हैं आप पर हेक्टेयर, अगर आपकी मतलब लैंड में जिंक की कमी होती है तो। देखिए कैसे होती है इसकी फील्ड पर्ल मिलेट का। ठीक, अब मैनेजमेंट करेंगे फील्ड का, तो वही ट्रांसप्लांटेड क्रॉप होगी और एक हमारी डायरेक्ट स्विंग क्रॉप होगी, तो उन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, तो जितनी सीडलिंग है 15 से 18 दिन के अंदर उसको पुल आउट कर लीजिए। स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो 45 × 15 सेंटीमीटर की आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, हर वेराइटी के लिए। डेप्थ तो 3 से 5 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। और ये हमने वैसे स्टार्टिंग में भी ये चीज़ ध्यान में पढ़ ली थी कि हमें क्या करना है, 10 पैकेट्स एजोफॉस ले लो या फिर 5 पैकेट एजोस्पेरुलम और 5 पैकेट्स फॉस्फोबैक्टीरिया ले लो, उसको 40 लीटर वाटर में अच्छे से मिक्सअप कर दो, और जैसे अपने सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांटिंग के लिए निकाला, उसके रूट्स को 15 से 30 मिनट के लिए उस सॉल्यूशन में डिप करके रख दीजिए। ठीक, बायो फर्टिलाइजर जो है उसमें डिप करके रख दीजिए, और फिर 15 से 30 मिनट के बाद उसे निकालिए और उसे सो कर दीजिए अपने मेन लैंड में। वही अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो आपको पर्ल मिलेट को सोक करना होगा आइदर इन 2% पोटेशियम क्लोराइड और 3% सोडियम क्लोराइड, ठीक है, फॉर 16 आवर्स एंड देन 5 आवर्स शेड ड्राइंग टू इम्प्रूव जर्मिनेशन एंड स्टैंड। ठीक है, स्पेसिंग तो इसमें भी वही 14 × 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे। सीड रेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, वही स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि अगर एरिया शूट फ्लाई एंडेमिक एरिया होता है या किसी भी टाइप का इस टाइप का इन्फेक्शन से रिलेटेड वो एरिया है, तो अपने सीड रेट को आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए ताकि आपको यील्ड जो है जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना मिल सके। फिर अब हमने फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिया, तो उससे कंपटीशन करने के लिए आएंगे हमारे वीड्स, तो हम करेंगे वीड की मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पहला अप्लाई करिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। कौन सा, जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है एट्राजिन 50 WP, उसको आप 500 ग्राम पर हेक्टेयर ले लीजिए और सोइंग के या ट्रांसप्लांटिंग के 3 दिन बाद उसको स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, स्प्रे के लिए आपके पास ये नोजल स्प्रे होता है, बैक पैक होता है, स्नैप पैक होता है, रॉकेट स्प्रेयर होता है, किसी भी स्प्रे से कर दीजिए। 90-100 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज़ किया है, मतलब हर्बिसाइड वीड्स के आने से पहले जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। अगर आपने प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज़ किया है तो आप हैंड वीडिंग कीजिए कब, 30 और 35 डेज आफ्टर सोइंग। और अगर नहीं यूज़ किया ये हर्बिसाइड तो वीडिंग कीजिए आप हर 15 से 30 दिन के बाद। ठीक है, हर 15 से 30 दिन पे आपको ये करना पड़ेगा, एक बार 15 दिन पे फिर 30 दिन पे। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट, तो इट इज़ हाईली ड्राफ्ट टॉलरेंट एंड हेंस 2 to 3 इरीगेशंस आर सफिशिएंट। इसलिए स्टार्टिंग में लिखा था ना कि हाई रेनफॉल एरियाज में नहीं रहते, क्योंकि उसे 2 से 3 इरीगेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ाई था कि 400 से 3 फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग आर द क्रिटिकल स्टेज एंड अबाउट 300 to 400 mm ऑफ वाटर इज सफिशिएंट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो इसीलिए इरिगेशन जो आपका शेड्यूलिंग है वो अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिए। अब आती है बात हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग पता कैसे चलेगा कि हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो आपके जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे और वो ड्राई सा अपीयरेंस देने लगेंगे, जो ग्रेन है वो हार्डन हो जाएंगे। ठीक, क्या बोला मैंने, लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे और ड्राई अपीयरेंस देंगे, ग्रेन आपके हार्डन हो जाएंगे। तब आप ईयर ड्रम्स को सेपरेटली कट कर लीजिए। उसके कुछ दिन बाद आप स्टॉक को कट कर सकते हैं, उसे ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं फील्ड में। मतलब उधर बताया ना आपका कि ग्रीन फॉडर वगैरह या ड्राई फॉडर के लिए आप उसके स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और ईयर ड्रम्स को भी आपको थोड़ी देर रखना है, उसको ड्राई हो जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है। आज के लिए इतना ही था। पर्ल मिलेट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा फिंगर मिलेट। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये चीज़ें जो हैं ये AFO, JRF, BHU या आपका BSc है, IFS, NABARD, RRB जो होता है, AO, कोई भी एग्ज़ाम है उनमें ये क्रॉप की कल्टीवेशन तो आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों एस्पेक्ट से कर रहे हैं, इसके BSc एस्पेक्ट से भी, मतलब आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एस्पेक्ट से हम लोग क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।